हेलो वर्ल्ड, नमस्ते इंडिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे रात दिन पूछते रहते हैं कि सर बायोफ्लॉक में कौन कौन से फ़िश को पाला जा सकता है, क्या ये फ़िश बायोफ्लॉक में होगी कि नहीं, वो फ़िश बायोफ्लॉक में होगी कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि रोहू बायोफ्लॉक में होगी कि नहीं, कतला बायोफ्लॉक में होगी कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं रोहू कतला होगी ही नहीं बायोफ्लॉक में। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं और आप लोगों के मन से ये सारा मन में जो कौतूहल है इन विषयों को लेकर के बायोफ्लॉक में कौन कौन सी फ़िश का कल्चर किया जा सकता है उसका मैं निदान कर ही देता। देखिए, बायोफ्लॉक में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बायोफ्लॉक एनवायरनमेंट है क्या। ये जो बायोफ्लॉक एनवायरनमेंट है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ बायोफ्लॉक में ये कहीं पर डिफ़ाइन नहीं किया होता है कि बायोफ्लॉक का मतलब है कि आप एक टैंक में फ़िश कल्चर कीजिए। बायोफ्लॉक में कहीं भी, बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको टैंक में ही मछली पालन करना है और वो टैंक खासकर 10,000 लीटर का ही होगा। ऐसा कहीं भी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च में आपको नहीं मिलेगा। बायोफ्लॉक है क्या? बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर में, फ़िश पालन में, मछली पालन में पानी को क्लीन करने का मेथड है। इट्स जस्ट अ वाटर क्लीनिंग मेथड, इट्स अ वाटर ट्रीटमेंट मेथड इन अ एक्वाकल्चर। मतलब फ़िश कल्चर में, एक्वाकल्चर में, मछली पालन में और इससे जुड़े हुए बहुत सारी दूसरी चीज़ों जो एक्वा से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, उसमें जो पानी में प्रदूषण होता है, जो पानी दूषित होता है, जैसे जब आप मछली को बहुत अधिक मात्रा में, आप जब एक कम जगह में सघन मात्रा में मछली को डालते हो तो उससे जो पानी के अंदर खराबी आती है, जो प्रदूषण होता है, जैसे अमोनिया बढ़ता है, कार्बन लोड बढ़ता है और फीकल मैटर्स बढ़ता है, तो एसिडिटी बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ट्रीट करके पानी को फ़िश के रहने लायक कैसे बनाया जाए, उस टेक्नोलॉजी और उस टेक्निक का नाम है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके पानी को ट्रीट करके फ़िश के रहने लायक बनाता है बहुत कम लागत में। बायोफ्लॉक का एक ये एस्पेक्ट, एक ये चेहरा समझ में आ गया होगा, एक पर्पस समझ में आ गया होगा कि बायोफ्लॉक क्या है। अब जो मुख्य सवाल था, मुख्य प्रश्न था कि बायोफ्लॉक के अंदर कौन कौन सी मछलियों को पाला जा सकता है। आपको मैं क्लियर बता देता हूँ कि जिन मछलियों का पालन आप तालाब में कर सकते हो, उन सारी मछलियों का पालन बायोफ्लॉक में किया जा सकता है। तो आपको अब से पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है किसी से कि बायोफ्लॉक में कौन सी मछली का पालन हो सकता है और कौन सी मछली का पालन नहीं हो सकता है। जब आप टैंक बनाते हो, उसमें पानी भरकर, जब आप उसमें बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं प्रोबायोटिक डालकर, और उसमें जब मछलियों को डाल देते हैं, कुछ समय के बाद जो आपका पानी है वो लगभग वैसा ही हो जाता है जैसा तालाब का पानी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि तालाब के अंदर जिस जिस मछलियों का पालन हो सकता है, वो सभी मछलियों का पालन बायोफ्लॉक टैंक में हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल फिर वापस वहीं पर आता है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई बायोफ्लॉक में रोहू नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने किया था, फेल हो गया, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो भाई बायोफ्लॉक, आप अगर ये समझते हो कि बायोफ्लॉक सब कुछ का समाधान है, तो यही भ्रांति से तो बचाना मेरा काम है। ये इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप झोला छाप लोगों के चक्कर में पड़ोगे, बहरूपियों के चक्कर में पड़ोगे, तो आपकी समझ जो है इतनी ही डेवलप हो पाएगी। बायोफ्लॉक मछली पालन में, मछली को जब आप छोटा बच्चा डालते हो, पोना डालते हो, तो वो मछली को छोटा बच्चा से लेकर बड़ा होने तक उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ़िश को, वो सारी चीज़ बायोफ्लॉक का काम नहीं है प्रोवाइड करना। बायोफ्लॉक केवल प्रदूषित पानी को
मछली पालन से होने वाले प्रदूषण को ट्रीट करके ठीक करना है, पानी को मछली के रहने लायक बनाना है। बायोफ्लॉक का इतना ही रोल है, इतना ही काम है। कुल मिलाकर अभी इसमें बहुत सारी बात की जा सकती है, हम टाइम टू टाइम करते भी रहेंगे। अभी आप इतना दिमाग में रख लो कि मछली पालन में मछलियों से होने वाले प्रदूषण को ट्रीट करके ठीक किया जाने वाला जो तकनीक है वही बायोफ्लॉक है। बायोफ्लॉक का वही काम है, यानी मछली जब आप पाल रहे हो उससे जो पानी में गंदगी हो रही है, पानी ख़राब हो रहा है, उसको ठीक करके मछली के रहने लायक बनाना, ये एक काम हो गया। तो जब आप मछली पालन करोगे तो क्या केवल अच्छा पानी रहने से मछली बड़ी हो जाएगी क्या? भाई ऐसा नहीं है। मछली पालन में आपको समझना पड़ेगा, एक तो वाटर पैरामीटर तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो क्योंकि वो मछलियों का वातावरण है, उसका घर है, उसकी दुनिया है, उसका संसार है। तो सबसे पहले पानी को मछलियों के रहने के लायक तो बनाना ही पड़ेगा। अब आपने अगर पानी को मछलियों के रहने के लायक बना लिया, उसके उपयुक्त बना लिया, अब यहाँ से ऐसा नहीं हो गया कि पानी मछली के लायक हो गया, पानी सब कुछ ठीक ठाक है तो मछली बड़ी हो जाएगी। भाई उसको बड़ा करने के लिए उसकी दूसरी आवश्यकता भी है, जैसे उसका भोजन। अब अलग अलग मछलियों के लिए अलग अलग भोजन, अलग अलग तरह का भोजन होता है। जो प्रोटीन आप देते हो मछलियों को, वो अलग अलग तरह के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है मछलियों को। तो किस तरह का फीड उसको दिया जाता है मछलियों को, मछली का साइज़ क्या था जब आप लेकर आए थे, तो ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा कि उसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। और तो इसमें 3 सबसे बड़ी मुख्य चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है बायोफ्लॉक में सक्सेस होने के लिए। एक तो हो गया कि मछलियों का वातावरण, पानी, तो पानी के पैरामीटर्स को ठीक ठाक रखना, मछली के रहने के योग्य बनाना, ये नंबर 1। नंबर 2, किस तरह का भोजन उसको दिया जाए, कौन सी मछली के लिए किस तरह का भोजन उपयुक्त होता है जिससे उनका अधिक से अधिक ग्रोथ हो। क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कई प्रकार के अमीनो एसिड्स से बनते हैं, तो किस प्रकार का अमीनो एसिड किस प्रकार के फ़िश के लिए रिक्वायर्ड है। केवल आप बोलोगे कि 40% 35% प्रोटीन दे दिया और फ़िश ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोटीन है, जो फीड है फ़िश का, उसमें जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो सोर्स क्या है, और उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो पर्टिकुलर फ़िश के लिए, जो फ़िश का पालन कर रहे हो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 चीज़, एक हो गया वाटर पैरामीटर यानी पानी का जो पैरामीटर है, और दूसरा हो गया फीड, और तीसरा जिसको लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे रहे हैं वो है टैंक का साइज़। यहाँ पे समस्या क्या है कि लोग 10-10, 20-20 टैंक ऐसे लोगों से ख़रीद लेते हैं जो केवल सामान बेचने वाले हैं, जिनका टेक्नोलॉजी, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से दूर दूर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिनके पास बायोफ्लॉक का कोई नॉलेज न है न था। अब वो लोग सामान बेच रहे हैं, पैसे हैं लोगों के पास, पैसा है, सामान ले आए खरीद कर, सामान बेच रहे हैं। अब उनको सामान बेचना है और लोगों को जो एक्चुअल बायोफ्लॉक के नॉलेज रखने वाले लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनसे उनको दूर करना है, उनसे छीनना है। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ही बायोफ्लॉक का टेक्नोलॉजी भी आपको बताऊंगा। अब उनके पास कोई नॉलेज तो होता नहीं है, उनको सामान बेचना है, वो नहीं चाहते कि आप हमारे पास आएँ। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे मैं आपको बायोफ्लॉक का ट्रेनिंग भी दे दूंगा फ्री में, सामान आप हमसे ले लो। तो ये जो इस तरह का सामान बेचने वाले लोग हैं वो बहला फुसला कर लोगों को वो अपने जाल में फंसा लेते हैं, और सही नॉलेज नहीं होने के कारण वो सामान खरीद कर ले जाते हैं। और 10-10, 20-20 टैंक, कल भी मेरे पास फ़ोन आया था, मैं उनसे जब, और उन्होंने कहा था कि सर मेरा ऐसा है, मैंने एक जगह से टैंक और वो सब खरीद कर बनवा लिया है, मैंने 10,000 लीटर के 20 टैंक लगवाए हैं।
और उसमें मेरी मछलियाँ बहुत सारी मर रही हैं, अब मैं क्या करूं? और कुछ टैंकों में जो मछली नहीं भी मर रही हैं तो ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? उन्होंने बताया, मैं तो नाम नहीं लूँगा, तो उस बेचारे ने बताया कि मैंने कहाँ से लिया था टैंक, और उन्होंने प्रोबायोटिक्स भी बेचा, सब सारे सॉल्यूशंस बेचे, और बताया कि मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, ट्रेनिंग के बाद पूरा असिस्टेंट करूँगा। लेकिन उनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है। ट्रेनिंग के बाद वो तो गायब हो जाए, उनको सामान बेचना होता है, सामान बेच लिया, हो गया, किस्सा ख़त्म। तो लोग क्या करते हैं कि नॉलेज के अभाव में कहीं से भी सामान उठाकर लाकर, और एक जो पैरामीटर हो गया है कि 10,000 लीटर का टैंक बना लो, तो वो 10,000 लीटर का टैंक बना लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब इसमें कौन सी मछली डाली जाए। तो ये जो अपनी मर्जी से, नॉलेज के अभाव में, ज्ञान के अभाव में जो आप इस तरह का जो लोग डिसीज़न ले लेते हैं, आज इसके कारण सबसे ज़्यादा क्षति और फेलियर हो रहा है। देखिए, अगर आपको मछली पालन करना है किसी भी टेक्नोलॉजी से, चलिए हम लोग तो बायोफ्लॉक की बात करें तो बायोफ्लॉक की ही बात कर ले। अगर आपको बायोफ्लॉक में मछली पालन करना है तो सबसे पहले आप 10,000 लीटर का टैंक मत लेकर आओ भाई। पहले आप अपना जो एरिया है, जहाँ पर जब आप 5-10 टैंक लगाएंगे, तो 5-10 टैंक कोई इतना बड़ा हाई कैपेसिटी नहीं होता है कि आप उसमें हज़ारों टन का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करोगे, माल बाहर भेजोगे। सबसे पहले जब आप ट्रायल करोगे 6 टैंक में, 10 टैंक में, वो भी ट्रायल ही कहलाएगा, छोटा स्केल ही कहलाएगा। जब आप इस छोटे स्केल में एक्वाकल्चर बायोफ्लॉक में करोगे तो नेचुरली बात है कि आपका जो मेन मार्केट होगा, जो बाज़ार होगा, जहाँ पे मछलियाँ आपको बेचनी हैं, वो आपकी लोकल मार्केट होगी। सबसे पहले आप जो मछलियों की लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ जाकर पता कीजिए कि आपके मार्केट में किस तरह की मछलियों का डिमांड है, किस तरह की मछलियों का क्या रेट है। पहले आप ये पता कीजिए कि भाई क्या बिकेगा वहाँ पर, क्या बिकता है, और उस बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी मछलियाँ पालनी है। तो सबसे पहले आपके एरिया में आप कौन सी मछलियों का डिमांड है, कौन सी मछलियाँ अच्छे रेट में बिक जाएंगी, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी मछली पालना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी मछली पालना है, तब आपको टैंक सिलेक्शन करना होगा। ये यानी 3rd स्टेज में आएगा कि टैंक कैसा होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले टैंक खरीद कर ले आ गए 10,000 लीटर का और बाद में उसमें जो भी मछली मिल गई डाल दिया, वो फेलियर होना ही है आपको। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप पहले मछली का चयन कीजिए कि कौन सी फ़िश की प्रजाति को पालना है आपको, और उस मछली के लिए, ग्रोथ के लिए कितने साइज़ का टैंक होना चाहिए, उपयुक्त रहेगा, वो डिसीज़न करने के बाद आप टैंक बनाइए। तो जो मैंने बताया था कि जब आप बायोफ्लॉक में मछली पालन करोगे, या बायोफ्लॉक में नहीं भी करोगे तो भी कोई भी मछली पालन करोगे, तालाब में भी करोगे, तो आपको सबसे पहले समझना ही चाहिए कि तालाब में या बायोफ्लॉक में वाटर पैरामीटर्स को, पानी के पैरामीटर्स को कैसे ठीक रखा जा सकता है। दूसरा चीज़ आ जाता है, उसके लिए उपयुक्त भोजन, आहार, या जिसको फीड बोलते हैं, वो किस तरह की मछली के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त होता है, किस एज से किस एज में कौन सा भोजन उपयुक्त होता है, एज के हिसाब से, फ़िश की स्पेसीज़ के हिसाब से, उसका फिर आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, उसका ज्ञान अर्जित कीजिए। तो ये हो गए 2 पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मछली का चयन करने के बाद कि कौन सी मछली का पालन करोगे, वो चयन करने के बाद आप तब डिसाइड करो कि वो वाली मछली के लिए किस साइज़ का पॉन्ड या किस साइज़ का बायोफ्लॉक टैंक उपयुक्त रहेगा। उसके हिसाब से आप टैंक बनाइए और टैंक का साइज़ चयन कीजिए। जैसे लोग बोलते हैं बहुत सारे कि रोहू या कतला में ग्रोथ नहीं हो रहा है बायोफ्लॉक टैंक में, और आप देखिएगा उनका टैंक का साइज़ तो वो 10,000 लीटर का सर्कुलर टैंक जो होता है वो लगभग 150 स्क्वायर फीट में बन जाता है,
लगभग 150 स्क्वायर फीट। 4 मीटर का जो डायमीटर का टैंक होता है वो 150 स्क्वायर फीट स्पेस लेता है। मुझे एक बात बताइए, जो रोहू कतला तालाब में बड़ी होती है, उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है, उसी रोहू कतला को आप अगर 150 स्क्वायर फीट का तालाब बनाओगे, मतलब अर्थन पॉन्ड यानी मिट्टी में 150 स्क्वायर फीट का गड्ढा खोदकर उसको तालाब मानकर उसमें आप अगर रोहू और कतला का पालन करोगे तो क्या ग्रोथ होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रोहू और कतला को ग्रोथ के लिए बड़ी जगह चाहिए। आप अगर छोटे 150 स्क्वायर फीट का तालाब बना के उसमें आप रोहू कतला डालोगे, ग्रोथ नहीं होगा। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि 150 स्क्वायर फीट के टैंक में ग्रोथ हो जाएगा, और अगर 150 स्क्वायर फीट के टैंक में ग्रोथ नहीं हो रहा है रोहू कतला का, तो बायोफ्लॉक का फेलियर है? वाह, ये कौन सा लॉजिक और तर्क और ज्ञान हो गया भाई। तो रोहू और कतला के लिए कम से कम मेरा जो रिकमेंडेशन है, कम से कम 50,000 लीटर का टैंक, कम से कम, वरना रिकमेंडेड है कि 1 लाख लीटर का आप बनाएंगे तो बढ़िया ग्रोथ आएगा। लेकिन ठीक है, कम से कम आप 50,000 में भी ट्राई कर सकते हैं, 50,000 लीटर के टैंक में। तो जब आपका टैंक साइज़ मछली की प्रजाति के हिसाब से उपयुक्त साइज़ होगा, जब उसका भोजन मछली की प्रजाति के हिसाब से और किस एज में, मछली के किस एज में कौन सा भोजन देना चाहिए, जब वो सारा नॉलेज आपके पास होगा और जब आप सारा वाटर पैरामीटर आप ठीक रख पाओगे, जब ये तीनों चीज़ें आप बराबर मेंटेन कर लोगे, तो आपके फिश फार्मिंग को सक्सेस होना गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए, शायद मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि फेलियर के कुछ जो कारण है, जो 3 प्रमुख जो बेसिक बुनियाद चीज़ें हैं वो आपको समझना चाहिए। वाटर पैरामीटर्स, फिर हो गया आपको फीड, और तीसरा हो गया टैंक का साइज़। याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं, तो भाई आप देखिए, आप हमारे देश में या पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है, इतने लोग मर रहे हैं, और जो ग्राफ है इन्फेक्शन का वो बढ़ता जा रहा है, जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली ये जो 3 तारीख तक का लॉकडाउन है, ये 3 तारीख को भी ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 3 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं कि जब फर्स्ट डे 1 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय लगभग 100 के आसपास इन्फेक्टेड लोग थे। आज अभी 20 तारीख के आसपास इन्फेक्शन है वो कुछ 17 या 19,000 बता रहा है भारत में, मतलब 100 से 17-18 हज़ार तक आ गया ये कुछ दिनों में लॉकडाउन होने के बाद भी, मतलब ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन हटाने का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। अगर लॉकडाउन को 3-4 दिन के लिए भी हटाया जाएगा, आप इमेजिन कीजिए, अगर 17,000 20,000, वो तो 17-20 हज़ार ये तो आंकड़ा है, मगर असल में कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि हर किसी का तो टेस्टिंग हो नहीं रहा है, कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, उससे कितने लोगों का लाइफ प्रभावित होगा। तो अगर इतने सारे लोगों को 3 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए अगर वो समाज में खुलेआम उनको छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए, उससे एक आदमी कितने लोगों के संपर्क में आएगा और ये कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आप समझ लीजिए ये इतना बड़ा रिस्क है, और चूँकि ये चीज़ कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ, इसलिए 3 तारीख को आप लॉकडाउन ख़त्म होने का सपना मत देखिए। ये लॉकडाउन अभी चलेगा, और मेरा भी ये मानना है, मेरा प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन को कंटिन्यू रखा जाए उस समय तक, जब तक कि ये खतरा जो है कोरोना वायरस का हमारे देश से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता है। एनीवे, ये हम लोग सब मिलकर इस वायरस से लड़ेंगे, ये तो ख़त्म होगा, बट अभी चलेगा। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, और जो नए लोग हैं वो तो अभी इस फील्ड में आप बिल्कुल मत आओ, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो।
आप अभी अपना नया फार्म स्टार्ट मत कीजिए, आराम कीजिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। आपको कोई नया व्यवसाय अभी स्टार्ट करने का के पीछे आप मत पड़ो। मेरी बात समझिए, आपका पैसा भी डूब जाएगा और ख़तरा भी है। तो इस कोरोना के प्रकोप को पहले गुजर जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आएंगे पूरी क्षमता के साथ। मैं लोगों को डायरेक्ट हेल्प करूंगा पूरा फार्म सेटअप से लेकर उसको सक्सेस तक पहुंचाने में। तो अब मुझे लोगों को सक्सेस करना है, खाली ट्रेनिंग नहीं देनी है, उनको सक्सेस करना है। और उसके लिए मैं वापस पूरी क्षमता के साथ आऊँगा और मैं उसकी पूरी तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।